फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद मुश्किलात से दो चार है। अमराज़े चश्म, ऑर्थोपेडिक और नाक कान गला के कंसल्टेंट डॉक्टर्स न होने के सबब मरीज इलाज मुआवजे के लिए ख्वार। दूसरी जानिब तकरीबन 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मशीनरी मरीजों के इस्तेमाल में आए बगैर ही वारंटी की मायाद पूरी कर चुकी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद का जनरल अस्पताल समनाबाद मुश्किलात से दो चार है। अमराज़े चश्म, ऑर्थोपेडिक, ना ही नाक कान गला का कंसल्टेंट मौजूद है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा कि कौन कौन सी मशीनरी है जो बंद डब्बों में ही अपनी मुद्दत पूरी कर गई और इनकी मालियत कितनी है? बिल्कुल, जनरल अस्पताल समनाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे कंसल्टेंट डॉक्टर की शदीद कमी है। इसमें अमराज़ चश्म शामिल, आर्थोपेडिक और इसके साथ साथ ENT जिसे नाक कान गला कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम अमराज के जो मरीज़ हैं उन्हें अलाइड या DHQ अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसे में तकरीबन 5 साल कबल खरीदी गई 30 करोड़ रुपये मालियत की जो मशीनरी है वो अभी तक डब्बों में बंद है। ना तो मरीज़ों के ऑपरेशन हो रहे हैं और दूसरी जानिब जो मशीनरी है तकरीबन 30 करोड़ रुपये की, वो अपनी 5 साल की मुद्दत जो है पूरी कर चुकी है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है जो कि इलाज मुआवजे के लिए अलाइड या DHQ अस्पताल जाते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? 5 साल से तकरीबन ये मशीनरी यहाँ पे मौजूद है और डॉक्टर सर्जन ना होने की वजह से काफ़ी मरीज़ जो परेशान होते हैं उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे। और जो मशीनरी पई है इसको डॉक्टरों के ज़रिए यूज़ किया जाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे डॉक्टर मुहैया करें ताकि बाहर से आने वाले जो मरीज़ हैं वो परेशान ना हों। इलाका मकीना वो परेशान ना हो और इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो यहाँ पे हासिल कर सके। जी आप बताएं। जी, मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ। यहाँ पे डॉक्टर की काफ़ी कमी है। वो कभी अब कल को कहते हैं कि हम आएंगे डॉक्टर, तो बच्ची की तो हालत बहुत ख़राब है हमारी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे डॉक्टरों को जौन सा यहाँ पे ड्यूटी पे आना चाहिए ताकि हम परेशान ना हो। सुबह से हम इधर इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टरों को यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ताहम MS डॉक्टर जुल्करनैन जनरल अस्पताल समनाबाद का कहना है कि हुकूमत को जो है वो मुख्तलिफ बार जो है रिपोर्ट्स की गई हैं। आला अरबाब अख्तियार जो कि असम्बली में बैठे हैं उन्हें भी कई बार कहा गया है कि यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती को मुमकिन बनाया जाए ताकि मरीजों को जो है ख्वारी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया अज़ादार, आप हमारे साथ मौजूद थे। टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल बड़े सानहे से बच गया। मेडिकल वार्ड की दूसरी मंजिल की छत खस्ता हाल होने पर गिर गई। अस्पताल इंतजामिया ने तमाम खतरनाक मकाम खाली करा लिए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल बड़े सानहे से बच गया, जबकि मेडिकल वार्ड की दूसरी मंजिल की छत खस्ता हाल होने पर गिर गई। अस्पताल इंतजामिया ने तमाम खतरनाक मकामात खाली करा लिए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में DHQ हॉस्पिटल जो है एक बड़े साने से बच गया है। DHQ हॉस्पिटल में मेडिकल वार्ड की दूसरी जो मंजिल थी वो ख़तरनाक होने के बाद जो है अचानक नीचे आई, जिसके बाद जो है इंतज़ामिया मुतहरक हुई, जिसके बाद कुछ जो अस्पताल के हल्के हैं उसको खाली करा दिया गया, जिसमें ख़ास तौर पर जो है बच्चों की जो है नर्सरी वार्ड थी उसका जो है बिल्डिंग यहाँ पे खाली कराई गई है। ऊपर जो है काम भी शुरू कर दिया गया है। महकमा बिल्डिंग की जाम से जो है इसको देखा जा रहा है कि क्यों ये ऐसा मामला हुआ है। ये जो नर्सरी वार्ड है इसको भी खाली किया गया है ताकि यहाँ पर खुदा ना खासा कोई किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। ऊपर जो है बड़ा एक हादसा हुआ था, दीवारें गिर गई थी, जिसके बाद जो है फौरी तौर पर महकमा हेल्थ और टोबा टेक सिंह इंतजामिया की जाम से फौरी तौर पर इस वार्ड को खाली किया गया और इसके साथ साथ इससे सामने जो वार्ड है वहाँ पर भी कुछ खाली कराया गया और इस साइड पर जो है हर तरह का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो है इस रास्ते को इस्तेमाल ना कर सके। और ये तमाम कॉरिडोर जो बरामदा था इसको भी बंद किया गया ताकि मेडिकल वार्ड में किसी तरह का भी लोग जो है वहाँ पर ना आ सकें। महकमा हेल्थ से जब बात की MS DHQ हॉस्पिटल से तो उनका कहना था कि अचानक जो है दीवार गिरी, जिसके बाद जो है हमें पता चला, जिसके बाद जो है फौरी तौर पर ये जहाँ जहाँ पे हमें ख़तरा था उन वार्ड्स को भी खाली करा दिया गया और उसके साथ साथ महकमा बिल्डिंग्स को भी खत लिखा गया। उनसे पूछा गया है कि आखिर वजह क्या है, क्यों जो है इसकी बुनियाद कब तक थी, कितनी बुनियाद थी, कब ये क्यों इस तरह से मामला हो सका। और वो आने वाले चंद दिनों के बाद भी रिपोर्ट देंगे, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो है इसको जो है रोक कर जहाँ पे खाली कराकर काम जो है शुरू कर दिया गया ताकि दोबारा से जहाँ से ज़्यादा ख़तरनाक इमारत हो सकती है उसको गिराया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस पर MS DHQ डॉक्टर अहमद नवाज का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमने पीड वार्ड खाली करवाया और जो उनसे कॉरिडोर उसके नीचे था उसको खाली करवा दिया और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हमने लिख के भेजा हुआ था। उन्होंने हमें जवाब दिया कि जनाब इसको गिरा देना चाहिए। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को फिर हमने उनके टेक्निकल स्टाफ उनसे मांगा, उन्होंने हमें SDO बिल्डिंग और बाकी टेक्निकल स्टाफ दिया। फिर उन्होंने ही टीम डिप्यूट की है जिन्होंने इसको गिराना है इस बिल्डिंग को।
तो लगे हुए हैं, बस आप काम कर दें। तो बाकी जो उनसे प्रिकॉशन मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं किसी लेवल पे हुआ। और हम कुछ बात कर लें गंदम के बहरान की। गंदम का शदीद बहरान, आटा मजीद महंगा होने का खदशा। महकमे ज़राअत के पास सिर्फ 60 दिन का गंदम स्टॉक बाकी है। फैसलाबाद भी किल्लत ज़दा इलाकों में शामिल। 25% गंदम दीगर इस्लाह से लेने पर 20 दिन मजीद चलेगी। दिसंबर के बाद गंदम कहां से आएगी, कुछ खबर नहीं। फ्लोर मिल्स को भी तशवीश लाहक है। इसी पर बताएं आपको कि गंदम का शदीद बहरान, आटा मजीद महंगा होने का खदशा। महकमा खुराक के पास सिर्फ 60 दिन का गंदम स्टॉक बाकी है। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी मोहम्मद रमजान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा खुराक के पास लगभग 8 लाख बोरी फैसलाबाद ज़िला के लिए मुयस्सर है और जो महकमे की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर रिलीज़ जारी है वो तकरीबन 13,000 बोरी है। और अगर इसी तनासुब के साथ इसके दादोशुमार को चेक किया जाए तो तकरीबन 60 से 61 दिन की गंदम जो है वो फैसलाबाद महकमा खुराक के पास मौजूद है। इसके बाद क्या बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अहम बात यह है कि महकमा खुराक की जानिब से फैसलाबाद को किल्लत ज़दा ज़िला भी जो है वो करार दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त फ्लोर मिल एसोसिएशन से सदर मियां शफीक अंजम मौजूद हैं, से बात करते हैं। शफीक साहब, ये बताइएगा, डेफिसिट ज़िला जो है वो करार दे दिया गया है और अभी कोटा भी जो है वो तकरीबन 13,000 बोरी है सारी मिलों का, 8 लाख बोरी मुयस्सर है। इसके बाद क्या सूरत हाल होगी? इसके बाद लाजमी बात है कि शार्टेज होगी। उसके लिए हम ख़त लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि फैसलाबाद में इतनी गंदम की ज़रूरत है, तकरीबन 25 लाख बोरी की ज़रूरत है। इसको फौरी तौर पे फैसलाबाद के जो खाली गोदाम है उनमें शिफ्ट करवाया जाए ताकि जो गंदम ओपन आसमान के नीचे पड़ी या गंजियों की सूरत में, एक तो वो बच सके, सरमाए का ज़िया ना हो, और दूसरा फैसलाबाद के शहरियों को सस्ता आटा मैसर आ सके। लेकिन उसके ऊपर सिर्फ वादे वाइद है, अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई अमली तौर पर काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा, फूड सिक्योरिटी में कितने लाख बोरी जो है वो रखी हुई है महकमे ने, और 25% बाहर से आपने कोटा उठाना है, लेकिन जो डेफिसिट ज़िला होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन होगा कि आप शहरियों को सस्ता आटा जो है वो फराहम कर सकें? इसमें ऐसे है कि देखें, जो यही 8 लाख बोरी है इसमें से 1.5 से 2 लाख बोरी वो रखते हैं फूड सिक्योरिटी के, तो बाकी तो बस तकरीबन आप समझे कि 6 लाख बोरी उन्होंने इशू करनी है। तो बाकी जो 25 से 27 लाख बोरी जो है वो शार्टेज है, उसके लिए महकमे को और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िला उन्होंने चलाना होता है। हम बारहा उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं और करते रहेंगे, डायरेक्टर फूड से, डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद फूड डिपार्टमेंट एंड डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से, कि फौरी तौर पर फैसलाबाद में जिसको आपने डेफिसिट एरिया करार दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो उसमें फौरी तौर पे जो जैसे कि आप रावलपिंडी डिवीज़न में, लाहौर डिवीज़न में गंदम शिफ्ट करवाते हैं, इसी तरह फैसलाबाद में फौरी तौर पर गंदम शिफ्ट होनी चाहिए ताकि यहाँ के आवाम को सस्ता आटा मैसर आ सके। जी बिल्कुल, अगर ये गंदम जो है वो फैसलाबाद के गोदामों में मुंतकिल नहीं होती तो एक तरफ तो जो फ्लोर मिल मालिकान हैं उनके लिए मसाइल खड़े होंगे, तो दूसरी जानिब जो चक्कियों को भी कोटा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक तरफ गंदम का शदीद बहरान है तो दूसरी तरफ पेट्रोल बॉम्ब गिरने को तैयार है, लेकिन आपने घबराना नहीं। महंगाई के सताए आवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरने को तैयार। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे, डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा क्या समरी भिजवाई गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर पेट्रोल का एक और बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए तक इजाफे की समरी जो है वो अरसाल कर दी गई है। 5 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल है वो महंगा होने का मज़ीद जो है वो आवाम पर खदशा जो मंडलाने लगा है, जिस पर आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फिर इजाफा होने जा रहा है? आगे आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, अभी और 5 रुपये ज़्यादा पेट्रोल करी जा रहे हैं। इससे कौम क्या करेगी? सब तो साइकिलों पर आना पड़ेगा हमको, बाइक से जी बिल्कुल, साइकिलों पर आना पड़ेगा। पिछले जो ज़माना है, पुराने ज़माने के जो सफ़र हैं वही करने पड़ेंगे। मोटरसाइकिल जो है वो तो बस की बात नहीं रहेगी। पेट्रोल की जो कीमतें हैं जैसे वो बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर पेट्रोल पंप पे अभी जो पेट्रोल मिल रहा है 123 रुपये कुछ पैसे है, 123 रुपये और 80 पैसे है, लेकिन 5 रुपये इजाफा होने के बाद 128 रुपये 80 पैसे कीमत हो जाएगी। ये समरी अरसाल की गई है और जो शहरी हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि
हुकूमत की जानिब से मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ाई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से महंगाई का मज़ीद तूफान जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की वजह से महंगाई का मज़ीद तूफान आएगा। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस वक्त जो मुश्तरका खाते हैं, मिल्कियत का मसला है और दीगर बहुत ज्यादा परेशानी है, जबकि इस वक्त मुश्तरका हालात को देखते हुए अब जो हालात हैं उसको देखा जाए तो इस वक्त मुश्तरका खाते, मिल्कियत का मसला, दो मरतबा जायदाद फरोख्त करने की शिकायत। फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बैठना छोड़ दिया है। तारीख पे तारीख केसों की समाअत ज़ेरे इल्तवा और साइलिन ख्वार होने लगे हैं। मुश्तरका खाते, मिल्कियत का मसला, दो मरतबा जायदाद फरोख्त करने की शिकायत। फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बैठना छोड़ दिया। तारीख बे तारीख है, केसों की समाअत ज़ेरे इल्तवा है, जबकि इस वक्त साइलिन ख्वार होने लगे हैं। मजीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से यहाँ पर केसेस की बहुतात है, दूर दराज से साइलिन आते हैं। और अगर हम बात करें आज की तो तकरीबन 118 केसेस हैं जिनकी समाअत नहीं हो सकेगी। जो उनके यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टाफ, वो मुसलसल तारीखें दी जा रहे हैं आगे के आगे। तो इसी हवाले से साइलिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, कौन सा केस, कहाँ से आए आप? हम आए हैं जी समुंदरी के आगे है हमारा गांव 206, वहाँ से आई हूँ। और इधर मेरा जो है फैसलाबाद में इधर मेके की यानी विरासती जायदाद का है केस, उसको 11 साल हो गए हैं, चल रहा है, कुछ भी नहीं है। इंतकाल हमारे बाप की विरासत थी, वो भी हो गया। एक दफ़ा तकसीम भी एसी ने कर दिया। अब उन्होंने केस को इधर लटका दिया, इधर अपील कर दी, तो इधर 2.5 साल हो गए। ये आप कहें? ये 252 रेबे का तकसीम का केस है जी। ये 3 बहनों का भाई है, उसने कब्जा किया हुआ है ज़मीन का, तकसीम हो गई हुई है तहसीलदार की तरफ से। 2-2.5 साल हो गए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक जाली केस किया हुआ है कि जी इन्होंने खानगी तकसीम की हुई है। हालांकि खानगी तकसीम कोई नहीं हुई है और उसका कोई कागजी सबूत यहाँ पे इन्होंने जमा नहीं करवाया हुआ है। उसके बावजूद ये 2.5 साल से तारीखें चल रही हैं और केस लटका हुआ है। जी इम्तियाज़ चौहान साहब, क्या कहेंगे बतौर है कि यहाँ पर कानूनदान कोई साइलिन आपके पास भी आते हैं? जी, औरत, इस्लाम ने औरत को इस हवाले से मुकम्मल जो है ना हकूक़ दिए हुए हैं, विरासती इंतकाल के हवाले से, विरासती हकूक़ के हवाले से। और जो इनका जो केस है तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे इनका जो केस चल रहा है। लेकिन जो ADCR साहब है वो मुसलसल वो छुट्टी पर होते हैं, जिसकी वजह से जो इनके केस में मुसलसल डिले हो रही है। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, DC साहब से अपील है कि इनके ADCR साहब जो हैं वो डेली आएँ, डेली बेसिस पे, जब उनकी तारीख हो। आज मेरे ख्याल 120 या 22 केस चल रहे हैं, लेकिन आज वो फिर छुट्टी पे हैं। इस हवाले से अगर वो डेली आएँ तो इंशाल्लाह इनका केस जो है ना हल हो जाएगा। लंबी तारीखें और तकरीबन 10 साल हो गए हैं इनको इस केस के पीछे। जी कुछ कहेंगे? चलो 17 साल हो गए जी, 17.25 साल तकसीम ही हो गई है। सुप्रीम कोर्ट तक ये फारग ही होंदे गए आ, तकसीम हो गई है जिहदे च इन्होंने वंडियां के खिलाफ किया। इंतकाल हो के 19 फरवरी 2019 जी। उस तो बाद ये भी हाले से डेटा ही मिलदियां, चौथी 5वीं डेट आ कि AD साहब आ ही नहीं रहे जितों काम लटकिया। हालांकि कमिश्नर साहब ने भी खारिज कर दिता इन्हों का केस। जो इस हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 2 दहाइयों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 10 सालों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मामूली नोयत के केस हैं, वंड के केसेस हैं, विरासत के केसेस हैं और कुछ ऐसे केसेस 2 दहाइयों से लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। गरीब आदमी का आला तालीम हासिल करना हुआ नामुमकिन। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, भारी फीसें अदा करें और आला तालीम हासिल करें। रेगुलर और प्राइवेट MA MSc करने वाले पर पाबंदी, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की रवा साल से रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट मास्टर डिग्री पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। प्राइवेट MA MSc करने वाले तालिब इल्म रुल गए हैं, जबकि गरीब आदमी का आला तालीम हासिल करना हुआ नामुमकिन। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, भारी फीसें अदा करें, आला तालीम हासिल करें। बात करेंगे जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो पाबंदी आयद की गई है तालीम के हवाले से, जिसमें 2 साल डिग्री प्रोग्राम जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले 2018 में BA BSc ख़त्म किया गया और उसको कन्वर्ट किया गया एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में, लेकिन 2021 मार्च के बाद MA MSc जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और ना तो कोई रेगुलर MA MSc जो है वो करवा सकेगा और ना ही प्राइवेटली MA MSc के जो एडमिशन्स हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन उनको
तस्लीम करेगी। इस हवाले से ये पाबंदी जो है उन तमाम अफराद के लिए बहुत ज़्यादा जहर कातिल साबित होगी जो कि जॉब्स के साथ प्राइवेट MA और ग्रेजुएशन करते थे, क्योंकि अब प्राइवेट एजुकेशन का रास्ता जो है वो HEC की तरफ से रोक दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के साथ MA MSc जो है वो नहीं कर सकेगा, जिस पर स्टूडेंट जो हैं उनमें खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भारी फीसें अदा करना हर पेरेंट के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वाहिद रास्ता यही होता था कि ग्रेजुएशन के बाद अपने पाँव पर खड़ा हुआ जाए, नौकरी की जाए और उसके साथ प्राइवेट एजुकेशन हासिल की जाए। लेकिन HEC की तरफ से MA MSc जो है उसको ख़त्म करना, इस पर स्टूडेंट क्या कहते हैं? स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। क्या कहते हैं हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं कि प्राइवेटली अब MA MSc आप नहीं कर सकते, जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको रेगुलर स्टडी ही करना होगी, क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि ऐसे बहुत सी बच्चियाँ होती हैं कि वो घर में प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो आगे एजुकेशन नहीं कर सकती, कि वो अपने घर भी साथ चलाती हैं और साथ में जॉब्स वगैरह भी करती हैं और अपने पढ़ाई भी करती हैं और साथ में जॉब्स वगैरह भी इसी वजह से करती हैं कि वो आगे पढ़ सकें। हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है और वो मैं पढ़ सकूँ, आगे एक अच्छी तालिब इल्म बन सकूँ। बिल्कुल, स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ सकें, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर जॉब्स की तरफ जाना पड़ता है और जॉब के साथ साथ प्राइवेट एजुकेशन का एक जो मैसर था चांस, वो अब HEC की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, हम बात करते हैं। आप बताएं कि अब प्राइवेटली जो ऐसी फीमेल्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद कहीं जॉब कर लेती थी, वो प्राइवेटली MA MSc नहीं कर सकेंगी और यूनिवर्सिटीज़ की भारी फीसें अदा करना यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। क्या कहते हैं इस हवाले से? HEC से स्टूडेंट्स की तरफ से क्या मुतालबा है? ये मुतालबा है कि जो बच्चियों के घर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, वो प्राइवेटली पढ़ लेती हैं, जॉब भी साथ कर लेती हैं और अगर उन्हें नहीं अलाउ करते उनके घर वाले यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी करें और कुछ फीसें नहीं अदा कर सकते, इसलिए प्राइवेटली पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, प्राइवेट एजुकेशन की सहूलत जो है प्राइवेट पढ़ाई का मुतालबा स्टूडेंट्स की तरफ से भी सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर और अब कुछ बात कर लें रुपए की गिरावट की। रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 70 पैसे पर पहुंच चुका है। आपको अहम खबर दे रहे हैं और रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 70 पैसे पर पहुंच चुका है। रुपए की तारीख में सबसे कम तरीन सतह आज देखी जा सकती है। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर और मजीद गिरावट जारी, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 70 पैसे पर पहुंच चुका है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। FBI का आयरस सिस्टम काम छोड़ गया है। लाखों टैक्स गुजार और कंसल्टेंट्स गोशवारे जमा न करवा सके। टैक्स गुजार और कंसल्टेंट्स आयरस सिस्टम की सुस्त रवि से इस्तराब का शिकार हैं। फैसलाबाद और पंजाब समेत मुल्क की 36 टैक्स बार ने तारीख में तोसी का मुतालबा कर रखा है। आयरस सिस्टम गैरफाल होने के सबब लाखों टैक्स गुजार परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज इनकम टैक्स गोशवारे माली साल 2021 के जमा करवाने का आखिरी रोज है। 30 सितंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। इस हवाले से टैक्स गुजारों और टैक्स बार की जानिब से मुतालबा किया गया था कि डेडलाइन में इजाफा किया जाए, उसमें तोसी की जाए। 2 महीने तक की तोसी का मुतालबा किया गया था, मगर FBR की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी एक सर्कुलर जारी किया गया और इसमें यह हुक्म सुनाया गया कि गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन जो है उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। मगर दूसरी जानिब FBR का जो सिस्टम है उस पर जब बोझ पड़ा है, लोड ज्यादा हुआ है, तो उसका लिंक डाउन हो गया है। गुज़िश्ता दिनों में भी गाहे बगाहे ये सिस्टम का लिंक डाउन होता रहा, इनकम टैक्स रिटर्न का अमल मुतासिर होता रहा। मगर आज आखिरी रोज है, तो सुबह से ही जैसे ही 9 बजे दफातर खुले हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का जोर पड़ा है, सारिफीन की तादाद में इजाफा हुआ है, तो उसके साथ ही IFPR का जो आयरस सिस्टम है वो बैठ गया है, जिसकी वजह से आयरस सिस्टम बैठ गया है। बहुत शुक्रिया उमैर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में शहरियों के लिए सुई गैस कनेक्शन का हुसूल ख्वाब बन गया है। रीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्त गुजार सालों से नए घरेलू कनेक्शन के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। आज ही फैसलाबाद रीजन में शहरियों के लिए सुई गैस का नया घरेलू कनेक्शन लगवाना एक इम्तिहान बनकर रह गया है।
फैसलाबाद डिवीजन भर में 3 लाख से ज़ायद दरखास्तें जो हैं वो सालों से इल्तिवा का शिकार हो रही हैं। दरखास्त गुजारों की जानिब से नए कनेक्शन के लिए दरखास्तें जमा करवाई गई, मगर अभी तक उनको कोई पता नहीं कि उनका घरेलू कनेक्शन कब लगेगा और शहरी रसोई गैस दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, दलील ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस काम के लिए आप आए हैं और ये भी बता दीजिएगा कि दरखास्त आपने कब से दे रखी है? 4 साल हो गए हैं जी एप्लीकेशन दिए, अभी तक ये चक्कर पे चक्कर लगवाई जा रहे हैं कि अभी सर्वे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस रोज़ाना का आज आ जाएं, 15 दिन बाद आ जाएं, 1 हफ्ते बाद आ जाएं, जब भी आते हैं कोई ना कोई नया बहाना लगा देते हैं, लेकिन ना अभी तक मीटर लगा है, ना डिमांड नोटिस बना है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, आपने दरखास्त कब जमा करवाई थी? डिमांड नोटिस बना या नहीं बना? ये कनेक्शन का क्या कहा जा रहा है? सर, साडा ना मीटर उतरिया वा साल हो गया वा, वो कहते कि डैड मेरे वाल फौत हो गए, उन्होंने नाम अपना सीगा मीटर सीगा, कहते कभी डैड सर्टिफिकेट लियाओ, फैमिली सर्टिफिकेट लियाओ, स्टाम्प लियाओ। सर, मेरे साल हो गया मैं दलील होन दिया वा, कोई बंदा गल नहीं सुनन दिया सर। हर बंदे दे अगे हत्थ पैर जोड़ लिया सर। मैं माड़ा बंदा वा, कोई बंदा नहीं जिहदा तलक आ ओदी गल सुनी जाती है। साडे सामने रोज मैं आना। ये आप ये बताइए कि कब से दरखास्त दे रखी है, कब से आपका मीटर का जो मसला है वो अभी लटका चला जा रहा है? हाँ जी, 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल तकरीबन, अभी तक मीटर नहीं लगा। 4 साल हो गए लेकिन अभी तक मीटर्स नहीं लगे। बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को के पास 1500 मेगावाट वाफर बिजली मौजूद, मगर सार्फिन के पास कनेक्शंस नहीं। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को को बड़ा धचका, 50, 100 और 200 केवीज के ट्रांसफार्मर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को के जो रीजनल स्टोर है उसमें ट्रांसफार्मर्स मौजूद ही नहीं है। 50 केवी, 200 केवी और 100 केवी के ट्रांसफार्मर्स के बहरान की वजह से सार्फिन को जो है वो मुश्किलात का सामना है। कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वाले उनका क्या कहना चाहे। आप हमें बताइएगा कि ट्रांसफार्मर्स मौजूद नहीं है, किन मुश्किलात का सामना है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फेस्को वालों, फैसलाबाद वालों से यही अपील करते हैं कि आपके पास अगर ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है तो ट्रांसफार्मर मंगवाएं, जिसकी वजह से अंजमन ताजरान की दुकानदारी में मुतासर हैं। गाहक बैठे होते हैं, गाहक भी परेशान होते हैं और दुकानदार भी परेशान होते हैं, जिसकी वजह से बिजली बार बार ट्रिप करती है। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो ट्रांसफार्मर मंगवाएं, क्योंकि लोगों ने डिमांड नोटिस भी जमा करवाया है, मगर उसकी वजह से कनेक्शन भी नहीं। आज बिल्कुल, डिमांड नोटिस की फीसें भी अदा कर दी गई हैं, उसके बावजूद कनेक्शन नहीं लग रहा। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि वापडा दफा भी अदा कर दी गई। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को अफसरान की अदम तवज्जी और चनौट में 3 माह बाद भी नए घरेलू मीटर जारी ना हो सके। फेस्को सार्फिन को नए मीटर्स के हुसूल में मुश्किलात हैं। तमाम वाजिबात अदा कर दिए गए, मीटर लगने का नाम नहीं ले रहा सार्फिन की दुहाई। मजीद जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट फेस्को में एक दफ़ा फिर से नए मीटरों का काल पड़ गया। घरेलू नए मीटर कनेक्शन जो है वो नहीं मिल रहे, जिस वजह से जो फेस्को सार्फिन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों के पास 3-3 माह से डिमांड नोटिस उन्होंने जमा करवाए हुए हैं, अभी तक मीटर नहीं लग रहा, जिस वजह से वो खासे परेशान है। मोहतरम, कितना चक्कर है, आपने कब से चक्कर लगा रहे हैं और क्या मसला है, क्यों नहीं मीटर आ रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 माह से हमारा डिमांड नोटिस तर गया हुआ है और जब चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इधर कोई पुरसाने हाल नहीं। सुबह आ जाओ, दोपहर आ जाओ, शाम आ जाओ। मेरी फेस्को चीफ से अपील है कि वो मीटर जो है ना फिल फॉर भेजे जाएं। जो डिमांड नोटिस हमारे तरे हुए हैं उनको मीटर को लगवाया जाए ताकि आवाम की परेशानी हल हो। हमारा 3-3 महीने से बिजली नहीं है, घरों में नए मीटर कनेक्शन नहीं मिल रहे। जो चक्कर लगा के थक गए, हर बंदा परेशान है। इधर कोई बंदा भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी, कोई बंदा भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब 8 लाख से जायद ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले शहरी मुश्किल में हैं। अब गाड़ी मोटरसाइकिल बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के ट्रांसफर नहीं होगी। एक्साइज ने नादरा के साथ मामलात को हतमी शक्ल देकर सिस्टम तैयार कर लिया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली शाही, जो इस वक्त डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी के साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जी अली शाही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र को शफाफ बनाने के लिए महकमा एक्साइज की जानिब से बायोमेट्रिक के लिए इकदाम किए जा रहे थे, जिनको अगले माह हतमी शक्ल दिया जाना जो है वो मुतवक्के है। इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी से। उनसे पूछेंगे कि बायोमेट्रिक का फ़ायदा क्या होगा और कब तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या इससे सिस्टम में बेहतरी आएगी और शहरियों को सहूलत मिल सकेगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम अगले महीने से, अक्टूबर के महीने से इंशाल्लाह इसको लॉन्च करने जा रहे हैं
और बेनिफिट जो है इसके दो हैं। एक तो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इन्वॉल्व है, गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाने के लिए टीओ फॉर्म लेना पड़ता है, उसके अंदर फिर बाकी जो उससे एविडेंस होते हैं, साइन वाइन अंगूठे कई लोगों के, तो वो एक तो हम इसको पेपरलेस करने जा रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो गलत ट्रांसफ़र हो जाती थी, किसी वजह से लोग गलत सिग्नेचर किसी के कर लेते थे या किसी के थंब इम्प्रेशन गलत लगा लेते थे, वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ जो ओनर है उसकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र गाड़ी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब वो अपने थंब इम्प्रेशन देगा और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई होंगे नादरा के डेटाबेस से, तभी गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकेगी। अच्छा, इसमें ये बताइए, बहुत सारी कंपनीज भी करवाती हैं, बैंक्स भी करवाते हैं, तो उनका क्या तरीकाकार होगा और कहाँ कहाँ थंब इम्प्रेशन करवाया जा सकेगा? ये इसके साथ साथ दो, एक तो ये है कि जिनका थंब इम्प्रेशन ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में होगा वो मैच करके सेलर के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, और एक वो है जिनका अभी तक हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो ऐसे में जो ऑथराइज्ड लोग उनके होंगे, एक तो ये कि उसके साथ मैच करेंगे, और दूसरा ये कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो लेटर हेड है या उनका जो अथॉरिटी लेटर है वो अभी चलेगा फ़िलहाल, लेकिन बहरहाल एक बहुत सारी कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसकी वेरिफिकेशन के साथ ही होंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शाही, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में डेंगू के शिकार बढ़ने लगी और एक और मरीज के इजाफे से मजमूई केस की तादाद 10 हो गई है। 30 साल मरीजा एलाइड अस्पताल में जेर इलाज है। उधर जंग में डेंगू के डेंग तेज होते दिखाई दिए और एक और शख्स में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 5 हो गई है। फैसलाबाद में डेंगू के शिकार बढ़ने लगे, एक और मरीज के इजाफे से मजमूई तादाद 10 हो गई है। दूसरी जानिब चिन्योट में खतरे की एक घंटी बज गई। डेंगू का पहला मरीज सामने आ गया। डीएचक्यू अस्पताल में 4 बेड पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड मुख्तस कर दिया गया। मजीद बात करेंगे वकार गुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस के बाद डेंगू वायरस ने चिन्योट में खतरे की घंटी बजा दी है। पंजाब में बढ़ते हुए डेंगू केसेस की तरह चिन्योट में भी डेंगू का पहला केस सामने आ गया है। डेंगू का पहला केस सामने आने के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। ख़ास तौर पर डीएचक्यू अस्पताल में 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड भी फाल कर दी गई है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान ने तमाम जो अलाइड इदारे हैं, मुतल्लिका महकमे, उनको हदायत की है कि डेंगू सर्विलियंस टीमों को भी मुतहरक किया जाए। इसके साथ साथ डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए भी जितने इक़दाम हैं वो किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने साथ साथ तमाम महकमा माहौलियात की टीमों को भी हदायत जारी की हैं कि वो अपनी जो चेकिंग है उसको मज़ीद बेहतर करें और जिन जिन मुकामात पर डेंगू की अफजाइश का खदशा है वहाँ पर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ, स्प्रे किए जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने जो टायर शॉप्स हैं उनकी भी चेकिंग का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि डेंगू से बचने के लिए जो फुल आस्तीन की फुल आस्तीन जो है वो रखें, फुल आस्तीन चढ़ाए रखें। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मौल की जानिब से तालीमी इदारों में इंसदाद डेंगू के लिए इकदाम भी तेज कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा क्या इकदाम किए गए हैं? डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोल की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम के हर इकदाम को तेज़ करने की ख़ुसूस हिदायत जारी की गई हैं। ख़ुसूसी तौर पर स्कूलों और कॉलेज में जो है आगाही सेमिनार और तलबा के अंदर आगाही देने का फैसला किया गया है। सर से डिप्टी कमिश्नर मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, स्कूलों और कॉलेज में तलबा को आगाही देना कितना ज़रूरी है डेंगू के हवाले से और क्या इकदाम किए जाने इंसदाद डेंगू के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डेंगू जो है उसकी सर जो है उसने सर उठा लिया है, तो इस हवाले से हम बड़ी सख्त मैयज़ लेने जा रहे हैं। एक तो तमाम डिपार्टमेंट से उनके हेड्स को मैंने वार्न कर दिया है कि अगर कहीं से भी लार्वा डिटेक्ट होगा तो उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा ये कि तमाम कॉलेजेस, तमाम हमारे पास जो 2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और स्कूल्स, उन तमाम को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि आपने बच्चों में आगाही पैदा करनी है। हम फीडबैक भी इसका लेंगे घरों से, क्योंकि आज से कई साल पहले जो है वो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन जो है वो की गई कि जब बच्चे खुद जो है वो घरों में जाके कहते थे कि ये पार्ट नहीं रखना, ये चिलर साफ़ करें, ये बायलर साफ़ करें, ये रूफटॉप चेक करें। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको बच्चों से नर्सरी से शुरू करके इसको हम घर तक लेके जाएंगे। तो आप देखेंगे कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी अब इसके ज़िम्मेदार होंगे। जहाँ पे पानी खड़ा होगा, जो टायर शॉप्स वाले होंगे, जो बाकी लोग होंगे, वो ज़िम्मेदारान, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और स्कूल के जो सेमिनार्स हैं इनके शेड्यूल मेरे साथ ये शेयर करेंगे। और कॉलेज में बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत प्लांट्स प्रोटेक्शन फैसलाबाद मसूद अहमद ने शिरकत की। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्की मईशत का दारोमदार 70% ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है और देखा जाए तो धान की फसल की पैदावार की बढ़ोतरी के लिए और इसके अलावा दीगर जो फसलें हैं उनके जो है वो पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत का ऐसा इंतजाम है और निजी कंपनी के तावन से एक किसानों की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन मसूद साहब पहुँचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर बताइएगा कि धान की फसल की पैदावार में खासा जो है इस साल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और मज़ीद इस सवाल से आप क्या कहते हैं? धान की फसल इस वक्त जो है नहायत नाजुक हालात में है और हम ज़मींदारों को यही मशवरा दे रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी दवाई इस्तेमाल करें उस पे PHI यानी कि दवाई के इस्तेमाल का टाइम और उसकी कटाई के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो लेबल पे लिखा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए सारा स्प्रे करें, अदरवाइज़ इसकी बाकियात जो हैं वो मौजूद रहेंगी और हमारा चावल वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। इसमें 3-4 बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं। इस वक्त ब्राउन लीफ स्पॉट है और ठीक इसके है, अलावा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे।